हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोज मिलेंगे यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। तो ये वीडियो होगा हमारा शुरुआती छपी किताबों को लेकर। मतलब कि हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जो प्रिंट कल्चर आया, मुद्रण संस्कृति आई, तो उसमें जो सबसे पहले छपी किताबें हैं, शुरुआत में छपी किताबें हैं, उनको लेकर बात करेंगे। ये टॉपिक है आपके कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इस चैप्टर का ये हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रण क्या कहलाता है ना। सबसे पहले की हम बात करें कि शुरुआत में छपी किताबें हैं, तो मुद्रण के बारे में अगर कहा जाए तो किस चीज को आप मुद्रण कहेंगे ना, क्या मुद्रण कहलाएगा? तो आप देखिए, मुद्रण का मतलब क्या होता है? छपना, है ना। क्या? छपना, या हम मोटे तौर पर देखें छपाई, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? प्रिंट। तो ये प्रिंट हो जाना है ना, इसको क्या कहते हैं? या तो प्रिंट कह दें हम, या छपाई कह दें, या क्या कहते हैं कि भाई कैसे आप देखें कि कई कैसे किताब लिखी गई, कई बार नकल करके लिखते हैं वो भी। तो क्या होगा कि यहां पर एक कोई पुस्तक आ गई तो उस पुस्तक को एक अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से लिख देना, उसकी कई सारी नकल बना लेना, मतलब कई सारी कॉपी तैयार कर लेना, वो क्या कहलाता है? मुद्रण कहलाता है। जब इसमें तकनीकी आ जाएगी, है ना, जब इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी, जैसे ही तकनीकी आ जाएगी तो मुद्रण क्या होगा? तकनीकी आने से इसकी गति क्या हो जाएगी? इसकी गति जो है वो तेज हो जाएगी। गति तेज होने का मतलब क्या है कि जो छपाई हो रही है, अभी हो सकता है कि 5 दिन में, 8 दिन में या 10 दिन में एक पुस्तक बन पाती होगी। अब तकनीकी आ जाने से उसमें गति आ गई होगी, 2 दिन में, 3 दिन में एक पुस्तक बनने लगी होगी। अब आज की वर्तमान स्थिति में हम बात करें, एक दिन में हजारों लाखों पुस्तकें छप जाती हैं। ये मुद्रण तकनीकी में, मुद्रण में तकनीकी आने के कारण ही संभव हो पाया। आप देखें, जो मुद्रण तकनीकी है वो सबसे पहले कहां विकसित हुई? चीन, कोरिया और जापान में विकसित होती है। इन देशों के अंदर सबसे पहली बार मुद्रण तकनीकी विकसित होती है। क्या होगा इस मुद्रण तकनीकी? तो अब ये बात आती है क्या, जब यहां तकनीकी आई तो उसके पहले किताबें मुद्रित नहीं होती, छपती नहीं थी? बिल्कुल होती थी। या तो इनको कैसे याद रखते थे? श्रुति के माध्यम से, या कैसे याद रखते थे? पांडुलिपि के फॉर्म में, है ना। कैसे याद रखते थे? या तो पांडुलिपि के फॉर्म में, या श्रुति मतलब सुनकर याद रखेंगे। चीन, जापान और कोरिया में जब ये तकनीकी आ गई तो तकनीकी के माध्यम से अब चीजों को कागज के ऊपर लिखा जाने लगा, पेपर के ऊपर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो चीन, जापान, कोरिया में क्या हो गई? ये तकनीकी का विकसित हो गई। इससे क्या हुआ? इस तकनीकी आने के पहले, है ना, आप देखें यहां पर क्या हो रहा है? छपाई हाथ से हुआ कर। तकनीकी में क्या कर दिया? उनने काठ का कुछ बना लिया और लिख लिख कैसे छपाई, जैसे कार्ड की छपाई देखिए, शादी का कार्ड देखा है आपने छपते हुए? नहीं देखा तो देखना, एक ऐसी सीट बनाते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है? ये यहाँ पर एक सांचा है। इसको क्या करेंगे? पेपर के ऊपर ऐसा पलटाया और उसके ऊपर स्याही लगाई और ऐसे ऐसे खिसका दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे छप जाएगा यहाँ पर, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको आ लिखना है ना, मान लीजिए छोटा आ लिखना है, तो आपकी जो स्लेट है उसमें ये आ लिखा होगा, ऐसा है ना। आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए कि आ, बा, सा, ऐसा कुछ लिखना है, तो आपकी स्लेट पर ये ऐसे सांचे बने होंगे और ये कटे होंगे यहाँ से ना, छेद 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 छेद, या कटा होगा यहाँ पर। ठीक, अपन क्या करेंगे? अपन ने इसको लौटाया, इसके नीचे लगाया कागज और इसके ऊपर स्याही डाली और ऐसी एक पत्ती से लेकर ऐसे खिसका दिया। जब ये हटाएंगे तो हमें कैसे मिलेगा? इस तरीके से छपा मिलेगा। मतलब छपाई कैसे हो रही है? हाथ से हो रही है, या मशीन का काम नहीं हो रहा है। छपे छपाई लकड़ी के या स्टील के या जो भी चीज के एक सांचे तैयार है, उन सांचों के माध्यम से आप छपाई करते हैं। जिसको आपने सुना होगा, जब शादी के कार्ड वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है प्लेट बनाना पड़ेगा। सुना है कि नहीं? जब भी आप कभी शादी का कार्ड या किसी फंक्शन का कार्ड छपवाने जाते हैं तो वो कहता है आपके कार्ड की प्लेट बनानी पड़ेगी, कि भाई कैसा छपवाना, डिजाइन बनानी पड़ेगी। और एक प्लेट बन गई, फिर उसी से वो घटाघट एकदम लगातार तुरंत खटाखट तरीके से क्या है? छपाई करते चला जाता है। तो छपाई कैसे हो रही है? हाथ से हो रही है। तकरीबन 594 ईस्वी में, है ना, 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे, है ना, स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। मतलब कैसे हो गए? ऐसे ये कागज हो गया, मान लीजिए कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे मान लें कि अपन ने लिख दिया यहां पर ऐसा राम लिख दिया, है ना, मोहन लिख दिया, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, किताब है, तो ये लकड़ी का हो गया, उस पर कागज चिपकाया और इसको घसीट दिया उसके ऊपर, तो क्या हुआ कि ऐसे पन्ने छपने लगे और उन पन्नों को बाद में सिल दिया तो किताब बनने लगी।
पतले और छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। जो कागज आ रहा था इस कागज पर दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी कि हम दोनों तरफ से नहीं छाप सकते। जैसे आप ये फोटो आप देखें, है ना, आपने देखा होगा छपाई का एक तरीका, आप देखेंगे ये फोटो आप कहां लगवाते हैं, मेहंदी वाले के पास भी तो जाते हैं ना, वो क्या करता है, मेहंदी वाले के पास आप गए तो उसने क्या किया, अपनी स्याही में से डुबोया और आपके हाथ के ऊपर से छाप दिया, तो आपके क्या हो गई, यहाँ पर छपाई हो गई, ये आकृति आपके हाथ में बन जाएगी। फिर उसने दूसरी चीज उठाई, हाथ पे लगा दी। फिर कोई लड़कियां रहती हैं तो वो यहाँ तक लगवा लेती हैं, कुछ लड़के रहते हैं जैसे आप कहीं मंदिर में जाओगे तो उनने चंदन ऐसे लगाया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर छापा लगा दिया। वो सब क्या है, छपाई के तरीके। अगर लिखना पड़ता तो कितना टाइम लगता, छपाई में सांचा लिया और चिपका दिया, ये छपाई हो गई, माथे पर छप गया, ओम त्रिशूल बन गया। तो छपाई के ये तरीके हुआ करते थे कि इस तरीके से हम कोई लिखी लिखाई चीज को तुरंत छाप दें, लिख दें, वो सब क्या है, आपके छपाई के तरीके कहलाते हैं। समझ में आई बात। तो ये मुद्रण में क्या हो गया, तकनीकी जापान वगैरह में आ गई और काम चलने लगा। अब बात करेंगे एकॉर्डियन शैली के बारे में। एकॉर्डियन शैली होती क्या है ना, तो इस एकॉर्डियन शैली के अंदर आप देखिए कि इसमें किनारे मोड़ दिए जाते हैं। किनारे मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती है पुस्तक और उसी पर लिखा जाता है या उसी की छपाई की जाती है, वही क्या कहलाती है, आपकी एकॉर्डियन शैली कहलाती है। किताबों का सुलेखन, या अब ये बहुत शब्द अच्छे से पढ़ना है ना, खुश नबीसी मत पढ़ लेना, है ना, ये क्या है, खुश नबीसी, है ना, खुश नसीबी मत पढ़ लेना। खुश नसीबी अलग चीज है, आप बहुत लकी हैं, वो खुश नसीब हैं। यहां पर क्या बात की, खुश नवीसी की बात करी गई है। खुश नवीसी कहलाती है सुलेखन या कैलीग्राफी, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, वो कहलाता है खुश नवीसी। तो सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखक और सुखखत होते थे। सुखखत मतलब जो अच्छा लिखता है उसी को कहते हैं सुखखत। सुखखत होते थे जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई किया करते थे। सबसे पहले बात करें एकॉर्डियन शैली के बारे में कि भाई ये आपकी एकॉर्डियन शैली कैसी है, तो ये देखो आप फोटो। एकॉर्डियन शैली के अंदर क्या होगा, ये पेपर को ऐसे मोड़ दिया गया, पेपर की फोल्डिंग कर दी गई, ये पेपर मोड़े गए, तो इस तरीके से कई सारे पेपर और मोड़ दिए गए और इनको क्या किया गया, यहां से सिल दिया गया, है ना। ये निडल से क्या कर रहे हैं, हम सिल दे रहे हैं, ये हुक से धागा निकाल दे रहे हैं, तो ये सिल दिया गया। सिलते सिलते क्या हो गया, ये इस तरीके की बन जाती है सिलने के बाद, है ना। सिलने के बाद कैसी, ऐसी। इसके ऊपर फिर हमने एक कपड़ा लगा दिया, गोंद लगा दी। गांव के अंदर आप देखेंगे जो पहले काम होता था वो लेई या पेड़ की गोंद ले आए, उसको गर्म करके चिपका दिया और बाद में इसके ऊपर एक कवर चिपका दिया, जिल चिपका दिया, तो ऐसे क्या हो गई, एक पुस्तक तैयार हो जाएगी। तो ये तरीका है एकॉर्डियन शैली के लिए कागज तैयार करने का, तो इस तरीके से करेंगे। अब ये कैलीग्राफी क्या कहलाती है, सुलेखन क्या कहलाता है, तो जो आप खुश नवीसी की बात कर रहे हैं, खुश नवीसी को ही सुलेखन कहते हैं। मतलब क्या हो गया सुलेखन का, कि इस तरीके से लिखा गया है। अब आप ये गौर कर बताइए कि ये लिखा गया है या छापा गया है। आप 2 मिनट सोचिए और बताइए क्या है। इन व्यक्ति का नाम आप जानते होंगे, तो इनको कहते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और इनके बगल में एक पुस्तक है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति यही है। अब कई सारे लोगों के मन में जिक्र जाएगा, बोले सर हमने तो बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ा। बी आर अम्बेडकर जो है उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। उनने बताया है कि कैसे लिखना है। हैंड रिटन वर्क जो है लिखने का, हैंड रिटन वर्क जो है लिखने का, वो किसने किया है, इनने। तो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ना कि लिखने, संविधान किनके द्वारा लिखा गया है, तो संविधान लिखने का कार्य जो है वो इनके द्वारा। कैसा लिखा जाएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये डिसाइड करने वाले थे बी आर अम्बेडकर। तो इस कारण से हम कहते हैं कि उनने हमारा संविधान बनाया, लिखा इनके द्वारा है। ये इनकी हैंड राइटिंग, ये हाथ से लिखी गई चीजें हैं ना, ये हाथ से लिखी गई, कोई किताब प्रिंट कंप्यूटर से छापी नहीं है, ये डिजाइन इनके द्वारा से बनाई गई है ना। ये सब कुछ इनके द्वारा, पूरा एक एक चीज इनके द्वारा लिखी गई है, ये हाथ से लिखी गई है। इसी तरीके से कलात्मक तरीके से लिखने वाली चीज को आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सुलेखन या खुशनवीसी, है ना। या इसी को कहा जाता है जो ये काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, उसको कहते हैं सुलेखक या सुखखत, जो बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। बात क्लियर है ना, समझ में आ गई ना बात क्या है। चलिए, ये वाली बात तो हमने देख ली क्या है। अब बात आती है मुद्रित सामग्री की। मुद्रित सामग्री मतलब प्रिंट, जो प्रिंट या छपी हुई चीजों के बारे में बात करें, किसके, छपी हुई चीजों के बारे में। तो छपी हुई चीजें कहां पर ज्यादा मिलेंगी, तो छपी हुई चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन, है ना। चीनी राजतंत्र सबसे ज्यादा चीजों को छापता था। छापना मतलब वो किताबें बहुत छापता था, पेपर या जो भी प्रिंट चीजें हैं, वो चीन का राजतंत्र जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में छापता था। कारण क्या था, तो कारण एक तो है वहां पर सिविल सेवा परीक्षा का होना। चीन को ही दुनिया में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है ना, फादर ऑफ सिविल सर्विस जो है वो कौन कहलाता है, चीन को कहा जाता है। चीन ने सिविल सेवा की, सिविल सेवा जो है वो चीन की देन है। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए चीन की नौकरशाही क्या थी, आप देखिए चीन की नौकरशाही विशालकाय थी। तो ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किताबें छपवानी पड़ती थी, छपवाती थी, है ना। तो इससे क्या होगा कि भाई बच्चे पढ़ पाए,
पुस्तक पढ़ पाएं, फिर पेपर दे पाएं, अपने रिकॉर्ड रख पाएं, अपने कानून देख पाएं, अपने लॉ देख पाएं, इसके लिए इनको बड़ी तादाद में किताबों की आवश्यकता हुआ करती थी। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो संख्या भी बढ़ गई। इस हिसाब से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको पढ़ने के लिए किताबें भी छापना ज्यादा पड़ेंगी, तो छपी किताबों की मात्रा भी क्या हो गई, प्रिंट बुक जो है उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। आप देखिए ये डायरेक्ट संबंध है कि अभ्यर्थी बढ़ेंगे, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो किताबों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हर व्यक्ति को किताब मिलनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति पढ़ पाएगा, नहीं तो बिना पढ़े कैसे काम चला पाएगा। तो जैसे अभ्यर्थी बढ़ेंगे, जिस भी फील्ड में बढ़ेंगे, उस फील्ड की किताबों की खपत धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। 17वीं सदी आते आते तक चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आ गई, है ना। छपाई के इस्तेमाल में विविधता कैसी आ गई, विविधता मतलब डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न चीजें आ जाती हैं छपाई में। छोटे अक्षर में लिखेंगे, बड़े में लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, तिरछा लिखेंगे, आड़ा लिखेंगे, फूल लगाकर लिखेंगे, मतलब डिफरेंट तरीके से लिखने का चलन आ गया, वो कहते हैं हम विविधता आ गई, है ना। पहले क्या है कि मान लीजिए कि ऐसा पेपर तैयार कर दिया, ये पेपर तैयार कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया, है ना, ऐसे ऐसे लिख दिया, तो ये तरीका हो गया। अभी आपने देखा होगा कि आप जब कभी किसी को अपना ग्रीटिंग कार्ड देते होंगे तो ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं, या फूल बना देते, सिग्नेचर कर देते हैं। अब एक तरीका और आ गया, बोले ऐसी बॉर्डर छोड़ दो, यहां बीच बीच में लिखो, यहां कुछ और लिख देंगे। तो ये लिखाई के विभिन्न विभिन्न तरीके आपके सामने आने लगे, विभिन्न विभिन्न सामग्रियां या लिखाई के तौर तरीके हैं। इससे ही हमने क्या कहा कि जो छपाई है या लिखाई है ना, बेसिक तौर पर छपाई की बात कर रहे हैं, तो छपाई जो है, छपाई में विविधता आ गई है, छपाई में डाइवर्सिटी देखने को मिली है। अब मुद्रित सामग्री की बात करें तो अगर हम पहले तक देखें तो सिर्फ विद्वान लोग उपयोग किया करते थे और अधिकारी लोग इसका उपयोग करते थे, ये लोग उपयोग करते थे। अभी देखेंगे अब व्यापारी लोग भी अपनी रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। डायरी के अंदर वो इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। पढ़ना एक सगल भी बन गया ना, पढ़ना जो है वो एक सगल बन जाता है। अब सगल क्या कहलाता है, सगल के ऊपर मैंने एक शेर भी लिखा है यहाँ पर, है ना, आपने देखा हुआ। सगल का मतलब होता है कि भाई अपना, जैसे हम ये बात करें कि समय निकालना, मनोरंजन करना, वो सगल कहलाता है कि भाई हमने आनंद लिया, मनोरंजन किया, मनोरंजन का एक माध्यम है ना, तो मनोरंजन का माध्यम ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, सगल किया। तो लोग पढ़ने लगे, पढ़ना क्या हो गया, उनके लिए मनोरंजन का एक साधन हो गया, उनके लिए एक सगल बन गया। इस कारण से लोग पढ़ने लगे, पढ़ने लगेंगे तो उनको छपी छपाई सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप देखें मुद्रित सामग्री पहले विद्वान और अधिकारी उपयोग करते थे, है ना, तो ये वर्ग तो उपयोग कर ही रहा है, साथ ही साथ व्यापारी भी करने लगे हैं। पढ़ने लिखने वाला एक वर्ग भी आ गया जो अपना आनंद या अपना जो समय निकालना है ना, कुछ न अपना जो समय काटना, ये सारी बातें कैसे करने लगा, अपना आनंद लेना, अपना एंटरटेनमेंट करना, ये सगल पढ़ने के माध्यम से करने लगे। देखो इसमें क्या, इश्क मोहब्बत भी किसी सगल से कम नहीं है। शेर क्या कह रहा है, इश्क मोहब्बत भी किसी सगल से कम नहीं। विवेक, विवेक क्यों है कि विवेक करके एक राइटर है, उनका ही ये शेर है ना। तो इश्क मोहब्बत भी किसी सगल से कम नहीं विवेक, ए खुदा हम दोनों की मोहब्बत में इजाफा ही इजाफा होता रहे, है ना। तो ये क्या हो गया कि भाई ये कोई समय काटना या आनंद के साधन से कम नहीं है, और इसमें दिन पर दिन बढ़ावा होता रहे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, है ना। तो सगल बात समझ में आ गई, क्या हो गया। अब बात करते हैं कि जो पाठक वर्ग आया, जिसको पढ़ने में मजा आने लगा, पढ़ने से वो आनंद का एक माध्यम, जिसको हमने सगल कहा था कि आनंद का एक माध्यम है, तो वो पाठक वर्ग कौन है। तो पाठक वर्ग देखें जो शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन करते थे, उनको पढ़ते थे, उनको इकट्ठा कर लिया। संकलन का मतलब होता है उनको इकट्ठा कर लेना। तो हम ये देखेंगे सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। चाहे साहित्य की बात करें, चाहे नाटक की बात करें, चाहे आत्मकथा की बात करें, कविता की बात करें, सब कुछ लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, संकलन मतलब उसको बचाकर रखना, उसको सुरक्षित रखना, वो संकलन कहलाता है। तो पाठक वर्ग में शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों का संकलन था। इसके अलावा देखेंगे कि ये लोग काल्पनिक किस्से भी पढ़ा करते थे, है ना, जो इमेजनरी होते हैं कि ऐसा हुआ होगा, जिनकी कोई मतलब वास्तविकता से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनको हम काल्पनिक किस्से कहते हैं। वैसे भी पढ़ते हैं, जैसे आप लोग भी सपने देखते होंगे, है ना, कई बार कहावत आती होगी, सेठ मुंगेरी लाल के सपने, है ना, तालाब खुदा नहीं कि मगर लोरने आ गए, ऐसी कहावतें आपने सुनी होंगी, है ना। आपने एक पन्ना पढ़ा नहीं और सीधे आपने 100% की ख्वाब देख लिया, बोले टॉपी कर दिया, जाके मिठाई खाए आते हैं, और फिर जब नींद खुली तो बोले यार अपन तो सबसे कमजोरों में से एक है। तो ये काल्पनिक मतलब अपनी आंखों बंद करके एक अलग दुनिया में जीना, उस दुनिया में जीते हुए कुछ किस्से लिखे गए हैं, उनको काल्पनिक किस्से कहते हैं। बड़े बड़े राइटरों के द्वारा लिखी गई कविताएं, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े महान हस्तियों की आत्मकथाओं के बारे में पढ़ना।
रूमानी नाटकों के बारे में पढ़ना। रूमानी मतलब रोमांस के जो नाटक होते हैं, शाहरुख खान जो जिसके किंग कहलाते हैं ना, रोमांस के जादूगर कहलाते हैं। रोमांस मतलब कि प्यार मोहब्बत की बातें जो है वो यहां पर पढ़ना। तो ये सब कुछ अलग अलग वर्ग है ना, हर एक व्यक्ति का टेस्ट अलग होता है। कोई पढ़ता है कि भाई उसको भूत प्रेत की कहानी में बड़ा मजा आता है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, आपके कोई दोस्त होंगे जिनको हॉरर पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता होगा, कईयों को मार धाड़ वाली अच्छी लगती होगी, कईयों को ऐसे ही बोले बस सिंपल चली जाए कॉमेडी टाइप की, है ना, कईयों को रोमांस वाले। तो इस सब पाठक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो भी जिनको जिस तरीके की चीज पढ़ने की इच्छा होती थी। अगर पढ़ रहा है तो पाठक वर्ग है। अब उसमें क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, कोई काल्पनिक पढ़ रहा है, कोई कविताएं पढ़ रहा है, कोई आत्मकथाएं पढ़ रहा है, कोई है ना रोमांस के या रूमानी नाटक पढ़ रहा है, कोई शास्त्रीय साहित्य पढ़ रहा है। अमीर महिलाएं जो हैं उनने भी पढ़ना शुरू कर दिया, और कुछ ने स्वरचित, है ना, मतलब खुद से रचित काव्य और नाटक भी छापे उनके द्वारा। कई सारी नाटक और काव्य भी इनके द्वारा छापे गए। पढ़ने की ये नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई है। नई तकनीक कैसे? क्योंकि जब पढ़ने का वर्ग ज्यादा आ जाएगा तो किताबों की छपाई ज्यादा चाहिए, तो ये नई तकनीकी के साथ आती है। पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात हुआ 19वीं सदी के अंदर, और क्या होगा? छपाई बढ़ जाएगी, बाजार में किस पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ जाएगी, किताबों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। छपाई कैसे होती है? ये प्रेस के अंदर होती है, ये न्यूज़पेपर प्रिंटिंग हो रही, कुछ इस तरीके से छपाई होती है। एक बार आप मैटर तैयार कर दो कि आपको क्या छपवाना है, फिर हजारों लाखों कॉपियां एक साथ आप छापते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये छपाई का एक साधन है, इस तरीके से छपाई हो रही है। ये नई तकनीकी है, ये प्रेस की मशीन है, इस माध्यम से पुस्तकें भी छपती हैं, है ना। संघाई प्रिंट जो है वो संस्कृति का नया केंद्र बन गया। संघाई प्रिंट जो है, संघाई जो है वो क्या हो गया? संघाई प्रिंट संस्कृति का, है ना, संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन जाता है। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने के कारण, है ना, ये क्यों केंद्र बनता है? क्योंकि भाई इसे पश्चिमी संस्कृति के जो स्कूल हैं वहां पर छपी छपाई पुस्तकों की आवश्यकता है, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के कारण यहाँ पर छपाई ज्यादा होने लगती है। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी और यांत्रिक छपाई ने ले ली। अब वर्तमान में आप देखेंगे हाथ की छपाई बहुत कम है। कैसे छप रहा है? मशीन से छपाई होने लगी है या यांत्रिक छपाई होने लगी है। तो ये छपाई हमें यहां देखने को आ रही है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली कि प्रारंभिक छपी किताबों के बारे में, कैसे छपी होंगी। हमने ये बात की कि हाथ से छपी होंगी, हाथ से लिखी गई होंगी, है ना। हमने अलग अलग शैलियों के बारे में बात करी, लिखने के बारे में बात करी, कैसे लिखते होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स ने अपनी आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकें, इसके लिए उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com, जहां पर आपको सभी पाठ्यक्रम मतलब पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक अरेंज फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करते हैं कोर्सेस में जाएंगे, कोई भी एक कोर्स आप चुन लें जो भी आपको अच्छा लगता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन, IIT, JEE, नीट, जो भी अच्छा लगता है वो आप पिक कर लें। जैसे ही आपने मान लीजिए कि हिंदी मीडियम है तो आपने पिक किया, जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसके बाद आपको क्लास चुननी है। आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, हमने क्लास 10 चुन ली। चुनते ही बहुत सारे टीचर आपके सामने होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप इतिहास देखना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या हुआ कि ये आपको एक प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, इसमें जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है, जो भी टॉपिक देखना है, उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है। उस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते क्या होगा? वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से क्या होगा? इस बटन से आपको इसकी जस्ट अगले वाला वीडियो मिलेगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल आते हैं या जो भी वीडियो आते हैं उनको क्या करें? आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।